हाय दोस्तों, मैं विकास कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने आया हूँ। और जो मेरा आज का टॉपिक है ये देखने में बहुत छोटा है, पर हमारे जो चिकित्सक के लिए ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इसको जानता है वो एक अच्छा चिकित्सक कहलाता है। जो मेरा आज का टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है ऋतुचर्या। जो ऋतुचर्या है, ऋतुचर्या को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऋतु प्लस चर्या। ऋतु को हम कह सकते हैं सीजन, और वेदर भी कह सकते हैं। और जो चर्या है इसको हम कह सकते हैं आयुर्वेद में आचरण, चरण, और चरण को हम कह सकते हैं आचरण। आचरण का मतलब यह है कि जो आचरण से तात्पर्य हमारा यह है कि जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, आहार विहार, ये हमारा आचरण है। तो जैसे कि अब ऋतु शब्द है, अब ये हमारा ऋतु है, ये वर्ड बना कैसे? सबसे पहले तो होता है जो हमारे दो मास होते हैं, जैसे हम आयुर्वेद में मास कहते हैं और वैसे मंत्र बोलते हैं। दो मंत्र के मिलाने से दो मास के मिलाने से जो बनता है उसको हम ऋतु कहते हैं। अब ये जो ऋतु है, जो हमारा ये क्या पृथ्वी में एक भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ की जलवायु मतलब कि जहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती है। जैसे कि और क्या नाम, जैसे कि हो गए जैसे कि पहली ऋतु होगी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब जैसे कि 6 ऋतु हैं, इन 6 ऋतुओं को अगर हम बहुत सारे ये भी होता है कि यार ये ऋतुएं 6 हैं, तो इन 6 ऋतुओं को कैसे याद किया जाए? सबसे बड़ी ट्रिक है कि याद कि इनको याद किया कैसे किया जाए। बहुत से बच्चे याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। मतलब SVGVSS, मतलब कि एक होता है सहवाग। ही वीरेंद्र सहवाग है, मतलब कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, और वीरेंद्र वर्षा, सहवाग, शरद है, हेमंत। तो ऐसे इसको एक ट्रिक याद करने की है, और इसको मैं बताता हूँ आपको। जो हमारे जो भारतीय मास है, भारतीय मास के अनुसार, जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट शिशिर मास, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है हमारा, आषाढ़ के बाद आता है ये सब श्रावण, भाद्र, और उसके बाद आता है अश्वनी, कार्तिक, मार्ग, शीश, ये हमारे भारतीय मास के अनुसार है। और इसके बाद आता है जैसे कि अब ये तो हमारे भारतीय हो गए, इतना हम कर ही रहे हैं। अब हम मैं कोरिलेट कर देता हूँ मॉडर्न में, मतलब कि जो हमारे अंग्रेजी में है। तो सबसे पहले जो हमारी शिशिर ऋतु है, जनवरी प्लस फरवरी, फेब, मार्च, ये दो ऋतु एक होगी शिशिर। उसके बाद आता है मार्च,
अप्रैल, मई, इनको तो ये सेकंड मतलब कि ये बसंत में आते हैं महीने। ये हमारा था ग्रीष्म में, जुलाई, सितंबर। ये आता है हमारे वर्षा ऋतु में, ये वाला। ये आता है हमारे शरद ऋतु में। ये आता है हमारे हेमंत ऋतु में। जैसे कि हमें ये आपको बता कंफ्यूजन की दूर करने के लिए मैंने आपको बताया है जो क्या नाम ये हमारे भारतीय मास है जो चैत्र वैशाख में, और ये अंग्रेजी मास है जो हम नॉर्मली बोलते हैं जनवरी फरवरी। तो अब इसमें जैसे ये चीज मैं भूल गया, इसमें जो हमारा शिशिर है, शिशिर को हम कैसे कह सकते हैं मॉडर्न में, लेट विंटर। और बसंत को हम कह सकते हैं स्प्रिंग। ग्रीष्म को कह सकते हैं समर। वर्षा ऋतु को हम रेनी कह सकते हैं, तो पता ही होगा। और शरद को हम बोल सकते हैं ऑटम। और ये हेमंत को बोलते हैं अर्ली विंटर। अब कुछ कुछ का ये भी आ गया कि इंग्लिश में भी कैसे इसको हम याद करें, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी ट्रिक है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं और किसी लड़की को या किसी लड़के को देखते हैं और देख के बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़ के आई है, तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि इस पे जैसे कि लेट, जैसे कि हम नाम लेकर बोलते हैं यार ऐसे ऐसे, तो जैसे कि ललित, सही से, आई, रेनी, आई, मतलब कि लगे लेट विंटर, और स्प्रिंग सही, और समर से, और रेनी रेनी, और ऑटो आई, ई आई मतलब अर्ली विंटर आई। तो इससे ये इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं इसमें जो हमारा ये आदान काल और विसर्ग काल है। अब इसके बाद जो हमारे ये आदान काल वर्ड होगा वो विसर्ग काल। आदान काल का मतलब यह है कि इसमें हमारा बल बढ़ता है, मतलब आदान काल। और दूसरी बात देखिए, आदान काल को ही हम अग्नियन काल कहते हैं। आदान काल को ही हम अग्नियन काल कहते हैं। और अग्नियन काल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा वायु है, वायु में उष्णता और रूक्ष और दक्षिणता रहती है, और जिसके कारण सौम्य गुण, जो हमारा सौम्य गुण होता है वो कम हो जाता है। और सौम्य गुण कम होने के कारण हमारा कटु तिक्त कषाय जो रस है, कटु तिक्त कषाय जो ये रस है ये शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण हमारा बल बढ़ता है आदान काल में। और जो हमारा विसर्ग काल है, विसर्ग काल का मतलब ये है कि छोड़ना, मतलब जो विसर्ग काल है उसका मतलब होता है छोड़ना। इसमें विसर्ग काल में क्या होता है कि हमारा जो बल होता है वो धीरे धीरे घटता है, मतलब कि इसमें कम होता है हमारा बल। अब विसर्ग काल और आदान काल में कौन कौन सी ऋतु आती है मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये आदान काल के अंदर आती है। उसके बाद वर्षा, शरद और हेमंत ये विसर्ग काल के अंदर आती है। अब जो विसर्ग काल है, अब इसमें आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि हम बल को किसी ऋतु में कितना बल है कैसे कैसे निकालते हैं उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे शिशिर है, शिशिर में हमारा बल होता है सबसे श्रेष्ठ बल। इसके बाद मध्यम, मध्यम के बाद हीन। मतलब कि जो हमारी शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु में हमारा बल आता है मतलब कि सबसे ज्यादा बल होता है। उसके बाद फिर वसंत में कम हो जाता है हल्का, उसके बाद फिर हीन हो जाता है। मतलब कि वसंत ग्रीष्म ऋतु में हमारा बल बिल्कुल कम हो जाता है। इसके बाद आता है विसर्ग काल। विसर्ग काल में क्या, तो हमने बताया था कि विसर्ग काल में हमारा बल कम होता है, जैसे हीन हो गया। इसके बाद मध्यम और इसके बाद श्रेष्ठ। तो ये बल हो गए। इसके कह रहा है इस ऋतु में हमारा बल श्रेष्ठ है, मध्यम है, हीन है, मध्यम मध्यम। मतलब कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऋतु में कौन सा बल, किसका बल श्रेष्ठ होता है, किसका क्या मतलब कम होता है, तो हम जैसे बल किसी को पूछना हो कि हाँ भाई उस ऋतु में हमारा श्रेष्ठ बल होता है, तो जैसे कि शिशिर और हेमंत, हेमंत में सबसे ज्यादा बल होता है हमारा। उसके बाद कहते हैं मध्यम बल कौन सी ऋतु में है, बसंत में और शरद ऋतु में हमारा मध्यम बल होता है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में हीन बल होता है, इसीलिए हमें वर्षा ऋतु में अधिक व्याधियां होती हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद जैसे कि आपने वात पित्त कब पढ़ा होगा, वात पित्त, वात का स्थान कहाँ है, पित्त कहाँ है और कब कहाँ है, तो वो पढ़ा होगा। तो मैं बताता हूँ कि वात का जो वात पित्त कब है, जो संचय का प्रकोप होता है यहाँ मतलब कि इकट्ठा होना, प्रकोप का मतलब है मतलब कि अपना स्थान से छोड़ देना, और प्रसन्न का स्थान होता है कि वो अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाना, इधर उधर फैल जाना। तो जैसे कि हमने बात लिया मतलब कि जो ऋतु है, अब इसमें हम ये पता लगाएंगे कि इस ऋतु में वात कौन सी ऋतु में पड़ता है, कब किस में पड़ता है, पित्त किस में पड़ता है। तो मैंने ये क्या चीज बताई थी अभी आपको, सहवाग की व्यंजन सहवाग है। तो इससे क्या होता है, तो जैसे कि हमारे ये ऋतु शुरू की स्टार्टिंग की 3 ऋतु, लास्ट वाले 3 ऋतु, इसमें हमारा कब यहाँ पे, और जो बची मतलब हमारा वात रहेगा, तो वात हमारी बीच की ऋतु में रहेगी। अब बात आती है कि इसमें कैसे बैठना है, तो मेरा ये फॉर्मूला है एसपीएस। एस मतलब कि संचय, पी मतलब कि प्रकोप और प्रशमन, ये एस मतलब प्रशमन। तो जब देखो इसमें एसपीएस लगाएंगे बीएस में, तो हमारा संचय होगा, कफ का संचय होता है शिशिर ऋतु में, कफ। इसके बाद आता है इसका प्रकोप किसका होगा, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में इसका प्रकोप हो जाएगा, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप। इसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रशमन हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमें बताया था कि हमारा पित्त का संचय होता है, मतलब कि वर्षा ऋतु में एसपीएस, इसमें मिला हुआ है एसपीएस बी एसएच एसपीएस, संचय प्रकोप प्रशमन। जो इसमें लगाएगा बी संचय, पित्त हो रहा हमारा संचय, अपने को वर्षा ऋतु में कहा हुआ संचय पित्त आ गया। इसके बाद आता है हमारा प्रकोप शरद ऋतु में,
पित्त का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप। इसके बाद हेमंत ऋतु है हमारे पास, हेमंत ऋतु में प्रशमन, पित्त का प्रशमन होता है। अब रहता है वात। तो वात का जो है, जैसे कि वात मैंने बताया था कि इसमें लास्ट बीच की जो 3 ये होती है क्या ऋतु में, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। तो जैसे ग्रीष्म हो गया, यही देता हूँ, ग्रीष्म में होता है वात का संचय, यही डाल देता हूँ बीच में, यहाँ वात का संचय है ग्रीष्म में। वर्षा, वर्षा में यहाँ पित्त आ गया, मतलब वर्षा में वात आ गया, वात का प्रकोप होता है। और शरद ऋतु में, शरद ऋतु में हमारा प्रश्न होता है वात का। तो जैसे कि हमने इसमें निकाला इतना कौन सी ऋतु में, इस ट्रिक से हम डायरेक्टली इस ऋतु में डायरेक्टली एसएस डाल देंगे। ये फॉर्मूला है बस नॉर्मली, ये स्टार्टिंग वाला का पित्त और ये लास्ट वाला ये 3 बार। तो इससे हम क्या नाम, अपना जो हमारे जो दोष हैं वात पित्त कफ, इस क्या नाम, इस फॉर्मूले से हम अपने वात पित्त कफ निकालेंगे। कोई भी तुमसे पूछे कि हमारे एकदम से एग्जाम में भी आ जाएगी मल्टीपल चॉइस में कि वात का संचय किस अवस्था, मतलब कि किस ऋतु में होता है। वात का संचय डायरेक्ट ले जाओ इस फॉर्मूले में, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, एकदम से निकल गया, 1 सेकंड के अंदर निकला। वैसा आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद आता हूं जो हमारे रस हैं, किस ऋतु में किस रस की प्रधान, मतलब की अधिकता होती है, वृद्धि होती है। अब आते हैं रस में। तो हमारे रस होते हैं 6 प्रकार के, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय, कटु, कषाय। तो हमारे 6 प्रकार के क्या नाम रस होते हैं। अब हमें निकालना है कि किस ऋतु में कौन सा मतलब कि रस होता है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। हमारे रस का ऋतु है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे, एक ही सीक्वेंस है हमारा क्या नाम रस का। तो जैसे नीचे से करेंगे, इसमें आता है मधुर, हेमंत ऋतु में। इसके बाद है शरद। अब शरद में क्या है कि इसको छोड़ देते हैं हम लोग को सीधा डायरेक्टली लवण पे आते हैं। इसके बाद आता है वर्षा। वर्षा में हमारा आम्ल रस। इसके बाद आता है क्या नाम, ऊपर से जाते हैं, इन 3 को भरने के बाद छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं डायरेक्टली नीचे, यहाँ हो गए 3 पे आते हैं। इसमें आता है शिशिर ऋतु में आता है तिक्त रस। तिक्त रस बात होने के बाद जो हमारा होता है बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में होता है हमारे कषाय। और कषाय ग्रीष्म ऋतु में आता है कटु। तो इस सीक्वेंस से हम इसको बता सकते हैं कि हाँ इस ऋतु में ये रस होता है। तो जैसे कि हो गया ये रस है, जो रस ये ऐसे क्यों आया, मतलब कि इस ऋतु में क्यों आया। तो हमारे जो हम आपसे बताया होगा कि हमारे पंच महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हमारे 5 महाभूत होते हैं। तो एक तरीके इसकी जो हमारे इसमें क्या किसकी प्रधानता होती है, अधिकता होती है, जिसके कारण ये आता है। फर्स्ट ये कर लिया, उसके बाद ये यहां से ये टोटल डायरेक्टली दिस और दिस, मतलब कि जो पृथ्वी और जल इसमें मधुर रस प्रधान रहता है। मतलब पृथ्वी जल मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। लवण, ये आ गया अम्ल। इसके बाद आता है यहाँ
तिक्त, कटु और ये बड़े वाला आ गया कषाय। अब देखो जैसे कि तिक्त है, तिक्त रस में सबसे पहले तो मधुर लेते हैं, मधुर रस आता है। मधुर रस में किस कौन सा महाभूत होता है? तो जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी। इस रस की मतलब कि जो हमारी हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में जो हमारा मधुर रस की वृद्धि होती है, मधुर रस की वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि इसमें जल और पृथ्वी रस की अधिकता होती है, इसीलिए मधुर रस की यहाँ उत्पत्ति होती है हेमंत ऋतु में। इसके बाद ऐसे ही लवण, लवण में अग्नि और जल, अग्नि प्लस जल। अग्नि इसी पे ऐसे होता है कि शरद ऋतु में अग्नि और जल महाभूत की अधिकता होती है, इसीलिए लवण रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आते हैं अम्ल। अम्ल कहाँ हमारा ये अम्ल होता है वायु, सॉरी अग्नि और पृथ्वी, अग्नि प्लस पृथ्वी। इसमें इस महाभूत ये महाभूत होते हैं, इसलिए अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आते हैं हम कटु। कटु आएगा वायु और अग्नि, वायु प्लस अग्नि। इसके बाद आता है कषाय। कषाय रस होता है वायु पृथ्वी, वायु पृथ्वी। इसके बाद सबसे आता है जो आकाश महाभूत होता है, ये ओनली एक रस में पाया जाता है, वो होता है हमारा तिक्त रस। आकाश प्लस वायु। इन महाभूतों की जो तीन ऋतुएं हैं, इनमें इन रस की मतलब कि कब महाभूतों की प्रधानता होती है, इसीलिए इन रस की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं इस ऋतु में कौन से रस की हमें सेवन करना चाहिए, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इस ऋतु में इसका सेवन करना चाहिए? क्योंकि हमें जब जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ये बताता है कि हमें ये खाना है, ये खाना है, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों खाना है। जैसे कि हमारा हेमंत हो गया, जो मैंने बताया था मधुर अम्ल लवण जो मैंने रस बताए थे, तो इसमें जो हमारा मधुर हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में होता है मधुर अम्ल लवण। इन रस का हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में। इसके बाद आता है हमारा शिशिर। शिशिर में हमारा मधुर अम्ल और लवण। इसमें भी क्योंकि ये दोनों ऋतु हैं, हेमंत और शिशिर और हेमंत दोनों की एक समान ही होती है, इनमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। तो इसके बाद आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में आता है कटु, तिक्त, कषाय। इस ऋतु में इन आहार विहार जो द्रव्य होते हैं हमारे खाने योग्य भोजन, उस इनमें कटु तिक्त रस होने चाहिए, ये हमारे सूटेबल होता है बसंत ऋतु में। इसके आता है मधु। ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें मधुर रस की प्रधानता होती है और वो ऐसा रस नहीं पाया जाता। इसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा में आता है मधु, तिक्त और कटु। इसके बाद इसमें आता है मधुर लवण। अब जैसे कि इसमें वर्षा ऋतु, हमारी वर्षा ऋतु में हमें कौन से रस का सेवन करना चाहिए? तो जैसे कि वर्षा ऋतु में जो हमारे जो होते हैं अम्ल और लवण रस के द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अगर हम इन रसों का सेवन करते हैं तो हमें व्याधि बहुत कम होती है। इसके बाद शरद। शरद में क्या होता है मधुर, तिक्त और कषाय। इन रस के ये वर्षा ऋतु में इन रसों के जो द्रव्य होते हैं उनका हमें अधिक सेवन करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर देना। बस हो गया। बोलो।
धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और अगर कोई और नया टॉपिक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना, कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पे मैं अच्छे टॉपिक पे हमारे आयुर्वेद का कौन सा भी टॉपिक है कमेंट पे लिख देना। उस पर मैं अच्छी से अच्छी तरीके से अपनी वीडियो आपके सामने जो टॉपिक होगा आपका वो क्लियर करूँगा।